चलिए मैं बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल्स है ना। सबके घर पे कुछ रूल्स होते हैं कि यार 8 बजे के बाद नहीं खेलना है, ठीक है। और ये क्रिकेट का बैट नहीं लेना है, क्योंकि क्रिकेट का बैट ऑलरेडी घर पे पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। लेकिन एज अ चाइल्ड, एज अ बच्चा, हमें उस टाइम पे लगता है यार ऐसा क्यों, मुझे तो चाहिए वो बैट, अभी चाहिए, मतलब अभी चाहिए, तुरंत से पहले, है ना। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग रन में देखोगे तो हो सकता है कि आपके पास जो बैट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उससे आपका पूरा काम हो जाए, और जो आप नया क्रिकेट का बैट लेने की सोच रहे हो, ठीक है, उससे आपका काम बिगड़ जाए कुछ, उससे आपको बुक्स ना मिल पाए, यस उससे सर। आपको ड्रेस ना खरीद पाओ, ठीक है। तो घर वालों ने जो आपके लिए रूल्स बनाए हैं वो तो काम आ गया, है कि नहीं, काम आए कि नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद यस से सर। बचाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्फ, मतलब क्या, हमें खुद से बचाता है, खुद कुछ बुराई करने से बचाता है। क्योंकि ये पर्टिकुलर रूल्स है, इस पे आपको फॉलो करना है, इससे न दाएं न बाएं, ठीक है, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, ना ना लेफ्ट जाना ना राइट जाना है, आपको यही फॉलो करना है। अब आप उसी को फॉलो करोगे और इधर उधर नहीं जाओगे, आप एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करोगे, एक ही रोड पे घूमते रहोगे, तो आप ज्यादातर चांस है कि आपका कुछ खराब नहीं होगा, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। लाइट कहाँ है यार, ठीक है। समझ में आया ये टर्म का मतलब, समझ में आया आपको। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, हमें वो खुद से बचाता है, ठीक है। हाँ जी अर्नब किशोर, म्यूट करके बॉस, आप तो नींद आ रही है क्या आपको। अर्नब किशोर, हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ। सॉरी, अ कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्फ, बस इसका जैसे मतलब हमको अपने आप, हमको अपने आप से बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फैक्टर हो गया, ये की फीचर, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से बचाता है। तो हाँ, क्या, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो है ना कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप से बचाता है। लेकिन कैसे बचाता है, रीजन पता है कैसे बचाता है, बता सकते हो आप मुझे, एक्सप्लेन कर सकते हो। सर हम बोले, बताइए बताइए, आप ही बताइए, चलिए। सर हम लोग जो फैमिली में रहते हैं और हम लोग का जो फैमिली का रूल होता है, अगर हम लोग उस रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं तो हम लोग को अगर हम लोग कोई काम करते रहते हैं और उसके अगेंस्ट जाते हैं तो उसमें कुछ नुकसान होता है। ओके, ओके, ठीक है, आगे। चलिए मैं आसान भाषा में एक और बार समझाता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया है, और ज्योति ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट फिर भी उतना कुछ समझ में नहीं आया, राइट। मैं समझाता हूँ। नहीं, गुड एक्सप्लेनेशन बाय द वे। तो क्या होता है कि कुछ चीजें जो हमें एट पर्टिकुलर, अभी एट प्रेजेंट हमें लग रही है कि नहीं ये बहुत फायदेमंद है, लेकिन लॉन्ग रन में ये फायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, आपको कुछ चीजें जो लग रही है कि अभी एट प्रेजेंट मुझे इस टाइम पे इसकी बहुत जरूरत है, बट उस चीज की उतनी जरूरत नहीं रहती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो चीजें करने से हमें रोकता है, ठीक है। अब आपने वो चीजें की ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके, क्योंकि आप अगेंस्ट जा ही नहीं सकते हो। तो आप जब अगेंस्ट जा ही नहीं सकते हो, उसमें लिखा गया है कि आपको ऐसे ही करना है, तो आप लॉन्ग रन में, मतलब काफी लंबे समय में, आप उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे खुद को, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से बचाता है। कुछ समझ में आया, यस सर। समझ में आया। हाँ जी भाई, अविनाश कुमार बताइए, यस सर। क्या सर? क्या समझ में आपको, हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस सेव फ्रॉम आवरसेल्फ। सर जैसे कोई रूल बना हुआ है, जैसे हम लोग को उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, ओके, ठीक है, उसी रूल को फॉलो करना है। उसी रूल को फॉलो करना है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन इसमें हम कहाँ हैं, हम इसमें हम अपने आप को क्या नुकसान कर रहे हैं। अच्छा चलिए मैं एक और बात अगर बताता उस रूल्स के अगेंस्ट, अगर हम उस रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं तब हम अपने आप का नुकसान करते हूँ। हम अपने आप को हार्म कर रहे हैं, राइट। या तो अपने आप को हार्म कर रहे हैं, नहीं तो किसी और को हार्म कर रहे हैं, ठीक है। किसी और को भी तो हार्म कर सकते हो आप। हो सकता है कि आपने क्या किया, आपने 50 किलो आलू अपने घर पे गिरवा लिया, ठीक है। अब मार्केट में आलू ही नहीं है, अब गरीब लोग आलू कैसे खाएंगे। तो इसमें आप बाकियों को भी हार्म कर रहे हो ना।
वहीं पे एक सेट ऑफ रूल्स आ जाएगी यार, पर आदमी सिर्फ 2 किलो आलू खरीद सकता है, ठीक है। ऐसा अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे कि पर आदमी पर पर्सन सिर्फ 2 kg आलू खरीद सकता है, ठीक है। तो सबको आलू मिलेगा, इक्वली मिलेगा, कोई और परेशान नहीं होगा, राइट। यस सर। हाँ, तो यही लिखा है यहाँ Yes, पे sir. कि दिस इज हाउ Yes, sir. आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ समवन इन चार्ज, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी को सिर्फ वो ध्यान में नहीं रखता है, वो सबको ध्यान में रखता है, ऐसा वैसा ये सब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, आपको मतलब समझा रहा हूँ इसका। ये सब पढ़ना आपको खुद से, रीडिंग खुद से लगानी पड़ेगी। जब आप रीडिंग लगाओगे तो आपके दिमाग में बैठेगा और आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। ओके, यस सर। चलिए ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट रोल दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ठीक है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स बताया। एग्जांपल है कि नेपाल के जो ये थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए थे, राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर सक्सेस ऑफ पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल क्या हुआ। अच्छा ओके, आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम नेपाल का ये बताया था। नेपाल में क्या हुआ था 2006 में, वहां पे क्या किया था, पब्लिक ने क्या किया था, उसने किंग को ओवरथ्रो कर दिया था, है ना। पहले वहां पे मोनार्की थी, मोनार्की में उसके किंग को उन्हें ओवरथ्रो कर दिया। वहां पे क्या आ गया, डेमोक्रेसी आ गया, राइट। डेमोक्रेसी आ गया ना, कितने लोग हैं अभी। यस सर। चलो, वहां पे Yes, डेमोक्रेसी आ गया। तो ये जो उनका जो मूवमेंट हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ, इसको आप क्या बोलोगे। हाँ जी, ये जो मूवमेंट हुआ इसको आप क्या बोलोगे। ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी जिसमें लोगों को अपने लिए डेमोक्रेसी चाहिए थी, ठीक है, सबके लिए। उनको नहीं चाहिए था कि हमारे ऊपर कोई किंग राज करे और किंग का फायदा हो, उनके चाहिए कि हम सब अपने राजा हो खुद के लिए, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब पूरा एक लार्ज स्केल पे मूवमेंट निकाला तो क्या हुआ, इट लेज डाउन आइडियल्स। ये क्या हुआ, उन्होंने एक गोल सेट किया, एक आइडियल सेट किया कि हमें इस लेवल पे काम करना है, हमें ऐसे चाहिए, पूरा हमारा गवर्नमेंट, हमारा देश ऐसे रन करना चाहिए, राइट। ये ऊपर में आप लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़े होंगे उसमें ये एग्जांपल्स है। ये नेपाल वाला एग्जांपल है, ये सुरेश द क्लास मॉनिटर रॉन्गली पिक्स ऑन अनिल हिज क्लासमेट। पढ़ा आपने, एक छोटा सा ये कॉमिक टाइप का वहां पे दिया हुआ है। सुरेश नाम का एक क्लास, हाँ, सुरेश नाम का क्लास मॉनिटर होता है, उसको मैडम क्लास में छोड़ के चली जाती है अकेले। वो क्या करता है, वो अनिल को बुली करता है। बुली मतलब पता है आप लोग को, परेशान। हाँ जी, परेशान। हाँ, परेशान करता है, उसको बुली करता है और मैम को उसका उल्टा कंप्लेन भी कर देता है। तो इसके अगेंस्ट में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट रूल पास होना चाहिए। ऐसा कौन सा रूल पास कर दे कि बुली हो जाना बंद हो जाए, पता है आप लोगों को। ऐसा कोई रूल बता सकते हो आप, जो अगर हम लोग सुरेश के ऊपर अप्लाई कर दें तो अगली बार से वो क्लास में बुली नहीं करेगा। कि वो हमेशा मॉनिटर नहीं बन सकता। वो हमेशा मॉनिटर नहीं बन सकता, किसी और को भी मॉनिटर बनने का मौका दिया जाए, राइट। यस सर। ओके, गुड। ऐसी एग्जांपल्स है 2-4, आप इसमें क्लास सॉल्व करने की कोशिश करना घर पे, होता तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, कौन से की फीचर्स अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। कौन से की फीचर्स, आप लोगों ने भी 3-4 की फीचर्स पढ़े थे पहले, यहाँ तक मैंने पढ़ने बोला था लास्ट टाइम आपको, राइट। की फीचर्स तक पढ़ा आप लोगों ने, हाँ जी। तो क्या है अपने की फीचर्स, क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हाँ जी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके, गुड। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, separation of powers, fundamental right, what are सेकुलरिज्म, what are fundamental rights, can anyone explain me. right to equality, right to freedom, right against exploitation, yes, ये right fundamental, to freedom. गुड। ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये बेसिक राइट्स होते हैं जो हर एक इंसान को मिलना चाहिए इस डेमोक्रेसी में, राइट, इस कंट्री में, इस जगह पे रहने के लिए, राइट।
यस सर। चाहे उसको एक वक्त का खाना ना मिले, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, है ना? ये मस्ट है, एकदम मैंडेटरी है, सबको मिलना चाहिए। चलिए आगे आगे बताइए। हाँ, और कौन से की फीचर्स थे? गुड वन मेगा, गुड वन ज्योति। सेकुलरिज्म, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म, ठीक है। और फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल टाइप का नहीं है। पता है फेडरल क्या होता है? सर। आप लोगों ने फेडरल तो बोल दिया, लेकिन पता है फेडरल का मतलब क्या होता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉसी फेडरल है। कॉसी फेडरल, कॉसी मतलब क्या? पार्शियल। कॉसी फेडरल आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, इस चैप्टर में होगा, नहीं तो आगे पढ़ोगे, ठीक है। कॉसी फेडरल मतलब क्या होता है कि कुछ फेडरल, ठीक है, और कुछ ना फेडरल। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? यूएस जो है ना, यूएसए, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट है। मतलब क्या? एक सेंटर है, एक सेंटर पावर है जो दिल्ली में बैठती है, ठीक है, और बाकी के स्टेट के पावर्स हो गए। हर स्टेट का अपना अपना गवर्नमेंट है। हर स्टेट का अपना अपना गवर्नमेंट है ना, हर स्टेट का अपना अपना इलेक्शन होता है। बिहार का इलेक्शन होता है, सेंटर का एक अलग इलेक्शन होता है ना। तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट में जो स्टेट है वो अपने सारे लॉज खुद से बना सकता है। अब उसको स्टेट को चाहिए कि हाँ मुझे कल से अपने स्टेट में कोको कोला बैन करना है, तो वो कोको कोला बैन कर देगा बिना सेंटर से पूछे, ठीक है। लेकिन हमारा जो क्या गवर्नमेंट सर? है, सर हाँ जी, सर क्या बताएं? क्या होता है कि स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी रहती है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में जो आपका स्टेट होता है, जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, इसके पास पूरा अथॉरिटी रहेगा। उसके स्टेट में वो कुछ भी कर सकता है। उसके स्टेट में वो कोको कोला बैन कर सकता है। उसके स्टेट में वो दारू लीगल कर सकता है, अल्कोहल को लीगलाइजेशन कर सकता है, अल्कोहल को इलीगल कर सकता है बिना सेंटर से परमिशन लिए, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा है कॉसी फेडरल यस सर। गवर्नमेंट है। कॉसी फेडरल मतलब क्या? हम कुछ भी लॉ पास करें उसके लिए हमें पहले सेंटर से परमिशन लेना पड़ेगा। सेंटर उस चीज को अप्रूव करेगा, फिर हम उसे पास कर सकते हैं। स्टेट के पास कुछ ही पावर्स है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है? फेडरल सिस्टम में क्या होता है? स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी रहती है, ओके। हाँ जी, तो की फीचर समझ गए आप लोगों को? कौन से थे? यस सर। कॉसी फेडरल, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलरिज्म, और क्या था ज्योति? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या आप लोगों को? जहाँ पे गवर्नमेंट को पार्लियामेंट चलाती है, राइट। मतलब हमारा प्रेसिडेंशियल नहीं है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर है प्रेसिडेंट से। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स है, 552 लोकसभा में, 251 राज्यसभा में, हमारा प्राइम मिनिस्टर अकेला उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उन सारे लोगों के लिए बोलता है। अगर प्रेसिडेंट आके कल वो बोल दे कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो मतलब क्या है कि जो 552 लोग हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में बैठे हुए हैं, उनमें से मेजोरिटी लोग सोचते हैं कि हाँ इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है। कुछ समझ में आया? यस। चलिए ठीक है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी तो बस क्या आप लोग को पढ़ना ही है। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होगे वैसे वैसे आप लोग को इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अभी तो ऐसे लग रहा है कि यार किताब है, बोरिंग है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन जब जब बड़े होगे ना आप लोग, तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ यार इम्पोर्टेंट था वो, ओके। यस। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, याद है आप लोगों को? डॉक्टर भीमराव डॉक्टर अंबेडकर। भीमराव अम्बेडकर। तो उसने अकेले ने थोड़ा ना लिखा था। तो सर 300 पीपल 300 पीपल रोड द 300 कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल। राइट। 300 लोगों ने Yes. मिलके दिन रात मेहनत करके 4 साल तक बैठा, 1946 से लेके 1950 तक, राइट। यस सर। 1946 से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया और 1950 तक लिखा। सोचो कितना कितना दिमाग लगाया रहेगा उन्होंने, कितना थॉट प्रोसेस दिया सर रहेगा। सर कितना पेज होगा लगभग? हाँ जी, कितना पेज होगा? पेज, अरे बुक है भाई, इतनी मोटी बुक है वो भी बुक छोटा 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 करके बना है। मतलब हजारों में लाखों में पेज लिखे उन्होंने, कई हजार पेजेस लिख दिए उन्होंने। अब वो सारे पेजेस को उन लोगों ने क्या किया, लोगों तक दिया। लोगों को पूछा ये चलेगा आपको? लोग ने बोला हाँ चलेगा, तो उसको उन्होंने और ऐड किया। 4 साल तक बस उन्होंने ऐड किया, लिखा काटा, लिखा काटा, लिखा काटा।
सबसे परमिशन लिया, उसके बारे में सोचा कि आने वाले 100 साल में कैसा कंडीशंस हो सकता है, वैसे कंडीशंस में क्या करनी चाहिए, है ना? ओके, Yes. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे की फीचर्स, राइट? Yes. ओके, अभी पहला हमने पढ़ा था फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। मतलब समझा आपको, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा है। अभी हमारे कंट्री में कैसा सिंगल लेवल ऑफ Yes, गवर्नमेंट sir. है क्या? हमारे कंट्री में सबसे Yes, ज्यादा sir. पावरफुल कौन है? सेंटर, है ना? Yes, sir. सेंटर के बाद क्या आता है? स्टेट्स। अब स्टेट्स को कोई भी काम करना है तो क्या करेगा? सेंटर से परमिशन मांगेगा, है ना? ऐसे ही होता है ना हमारे यहाँ पे। अगर आपको बिहार में कुछ काम करवाना है, बिहार में अगर आपको रोड्स बनवाने हैं, तो कुछ रोड तो स्टेट बनवा सकती है, लेकिन कुछ रोड के लिए उनको परमिशन सेंटर से मांगना पड़ेगा, उनको बजट सेंटर देगा, उनको पैसा सेंटर देगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर फेडरलिज्म होता अपने कंट्री में, टोटल फेडरल, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, फेडरलिज्म नहीं है अपना, क्वासी फेडरल है। अपना जो गवर्नमेंट है वो क्वासी फेडरल है, QUASI, क्वासी फेडरल, ठीक है? तो दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। मतलब क्या, स्टेट के पास भी पावर रहेगी, एक लेवल वो हो गया, एक लेवल सेंटर के पास पावर है। तो फेडरल गवर्नेंस होती है, उसमें क्या होता है, सेंटर बाहर के डिसीजंस लेती है, घर के डिसीजंस उतने ज्यादा नहीं लेती, क्योंकि घर के डिसीजंस घर वाले लोग ही ले लेते हैं। अब आप सोचो, आपके घर में, ठीक है, आपके घर में 5 लोग का, सपोज 5 मेंबर का फैमिली है, उसमें सिर्फ पापा हेड है, ठीक है? निधि मोटर काटो। पापा जो बोलते हैं वही होता है। लेकिन वहीं पे बोलो, सोचो कि वहां पे पापा भी हेड हो गए, मम्मी भी हेड हो गई, भाई भी हेड हो गया, बहन भी हेड हो गई, सब लोग अपने अपने हेड हो गए, ठीक है? सब लोग क्या हो गए? सब लोग हेड हो गए, सब लोग जो बोल रहे हैं सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। तो ये कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया? ये फॉर्म हो गया फेडरलिज्म, ठीक है? Yes, sir. क्वासी फेडरल में क्या होता है, पापा हेड है, पापा जो बोलते हैं वो मम्मी Yes, सुनती है, sir. मम्मी कभी कभी क्या करती है, पापा को भी बोल देती है जो काम उनको कराना होता है। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, Yes, sir. बाकी बच्चों को सुनाते हैं, बाकी बच्चों को चलाते हैं। ये हो गया क्वासी फेडरल, Yes, sir. ठीक है? ये लिखा आप लोग इसमें, वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटी इंडिया, दैट मींस द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीड्स टू डिवाइडेड एंड डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन इन द कैपिटल सिटी। चलिए आगे हटाओ, ठीक है। नेक्स्ट की फीचर कौन सा है आपका? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस समझाया मैंने आपको अभी, हाँ जी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस समझा ना मैंने आपको। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, एक होता है डिक्टेटरशिप। Yes. प्रेसिडेंशियल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, प्रेसिडेंट हेड रहता है, प्रेसिडेंट के पास बहुत Yes, पावर रहती है। लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या रहती है, लोग अपने अपने एरिया के MP के लिए वोट करते हैं। वो जो MP होता है, वो MP क्या करता है, वो MP जाके प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाता है, वोट करता है, फिर प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो ये हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। मतलब जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? वो जो भी बोलता है वो पूरा पार्लियामेंट की तरफ से बोलता है। ऐसा नहीं कि हाँ स्टेज पे चढ़ के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोल दिया और आप लोगों का MP खड़ा होकर बोलने लगा, नहीं ये तो हम चाहते नहीं, हमारे अगेंस्ट में बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर तभी कुछ बोलेगा जब उसको मेजोरिटी लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, ठीक है? 252 का मेजोरिटी कितना होता है भाई, कौन बताएगा मुझे? सॉरी 552 का मेजोरिटी कितना होता है? हाँ जी, लोकसभा में 552 मेंबर्स है ना अपने, 552 का आधा कितना होता है? आधा 226. 226, 276. 276. 276। Yes, sir. 552 मेंबर्स के अगर आपको मेजोरिटी चाहिए, मतलब कितना? 276 आधा। प्लस 1, 276 प्लस 1, 277, है ना? तो अगर आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में कुछ भी काम कराना है तो आपको कितना चाहिए?
अगर आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में कुछ भी कराना है तो आपको कितना चाहिए? 277 से ऊपर। 277 में मिल गया ना, तो आप वो काम करा सकते हो। यस सर। अगर आपको यस सर। कोई रूल पास कराना है, आपको रूल पास कराना है कि पूरी दुनिया ना सिर्फ एड्यू कार्ड के बुक्स फॉलो करे, ठीक है, पूरा इंडिया में हर स्कूल में एड्यू कार्ड हो जाए, ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में क्या होगा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में अगर पार्लियामेंट में बैठ के 277 लोगों ने वोट कर दिया कि हाँ एड्यू कार्ड को बना दो अपना बुक हर जगह, तो एड्यू कार्ड का बुक हर जगह फॉलो हो जाएगा। एड्यू कार्ड पूरा हर इंडिया में जितना स्कूल है सब फॉलो करेगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और की फैक्टर है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। यस अब हमारे यहाँ कितने 3 टाइप के पावर होते हैं, कौन से पता है आप लोगों को? हाँ जी, लेजिस्लेटिव, ठीक है, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। जुडिशरी। हाँ, तो इसका मतलब पता है? इतना तो बोल दिया आप लोग, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसका मतलब पता है आप लोगों को? लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है। लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, यस सर। ओके ठीक है। जुडिशियरी जस्टिस करता है, जुडिशियरी जस्टिस। एक्जीक्यूटिव पालन करता है। करता है, जो आंख पे उसका अंधा रहता है, रिमेम्बर वो एक रहती है ना लेडी, तराजू लेके बैठी रहती है, आंख पे पट्टी रहता है उसका, पिक्चरों में देखा होगा यस आप लोगों ने, सर। वो Yes, हमारे sir. जुडिशरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो क्या? वो हमारे जुडिशरी सिस्टम को Judiciary. रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, आगे एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एक्जीक्यूटिव सर पालन करता है, पालन करता है, फॉलो द लॉ का लॉ। पालन करता है। लॉ का पालन करता है, गुड। देखो आप लोग को आता ही है सिविक्स इतना सारा, बताओ इतना सारा Yes. सिविक्स आता है, फिर बोलते हैं सिविक्स बोरिंग है। हाँ जी, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। नॉट रिक्वेस्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट रादर देन वी यूज स्टेट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, यार काम करनी है। फंडामेंटल राइट्स, आप लोग को फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहे थे ना, कितने होते हैं फंडामेंटल राइट्स? राइट ऑफ इक्वालिटी, है ना, सब इक्वल है। 6 हाँ जी, राइट टू फ्रीडम। हाँ राइट टू फ्रीडम, है ना, आपको अपना फ्रीडम है, आप जहाँ चाहो जो चाहो जो बोल सकते हो, राइट। जहाँ मन जाए तहाँ जा सकते। हाँ, जहाँ मन जहाँ पे जो बोल सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? सर जो 14 ईयर्स से नीचे कोई भी चाइल्ड वर्क नहीं कर सकता है। वर्क नहीं कर सकता है। चाइल्ड लेबर नहीं कराना है, चाइल्ड लेबर। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब क्या होता है पता है? मजदूरी नहीं, शोषण। शोषण समझते हो ना, शोषण, क्या सर? शोषण, शोषण हिंदी में शोषण कहते हैं उसे, एक्सप्लॉयटेशन को। पर नहीं समझ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को, आप लोगों का क्लास जो होता है वो 8 घंटे का होता है, ठीक है, यस सर। ठीक है, आप लोग अगर स्कूल आते हो तो 8 घंटे का स्कूल होता है, राइट, मैक्सिमम। अगर मैं आपको बोल दूं कि 8 घंटे से ऊपर आप एक काम करो, आप 10 घंटा बैठ जाओ स्कूल में, तो आप बैठोगे? नो सर। ये आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। मतलब क्या, आपका शोषण किया जा रहा है, आपको जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। क्यों करें हम भाई, हमें करना ही नहीं है, हमारा राइट है 8 घंटा बैठना, 8 घंटा हम बैठेंगे, 8 घंटे के बाद नहीं बैठेंगे, ठीक है। जो एम्प्लॉयज होते हैं, आप कल होके काम करने जाओगे, कोई बड़े ऑफिस में काम करने जाओगे, वहां पे आप बोलोगे कि आपका बॉस आके बोलेगा कि सुन भाई तू 10 घंटा काम कर चुका है, 2 घंटा काम और कर दे, तुम करोगे? नो सर। ऐसे तो करोगे, बट ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये आप लोग को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मतलब आपके राइट्स को दबाया जा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ इसमें नहीं होता है कि 14 साल से नीचे के बच्चों को मजदूरी लगता है, या फिर ये सब चाइल्ड लेबर या फिर चाइल्ड मैरिज, ये सब नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन हर फील्ड में है, ठीक है, ओके। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो मैं बताता हूँ कि बस ऐसे सब में बैठे हुए मरे हुए लाश की तरह। अरे कुछ आता है सर। आ रहा है सर आ रहा है। यस सर। चलिए ठीक है, आ रहा है तो मान लेते हैं। फिर अगला ये कौन सा है? क्या बोलते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब क्या? सब अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, किसी को कोई रिलीजन को शेम करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी दूसरे रिलीजन को बदनाम नहीं कर सकता है, राइट।
सब लोग अपना अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए फ्री है। ओके, यस सर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड Culture and एजुकेशनल educational राइट। rights. हाँ मतलब क्या, इंडिया के जो अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर रहता है ना सबका। आप बिहार से हो, आप अगर दिल्ली जाओगे तो आप डिस्टिंग्विशेबल रहोगे वहाँ पे। आपको देख के कोई बता सकता है कि हाँ इसका कल्चर अलग है, ये अलग टाइप से कपड़े पहन रहा है। अब एक बात बताओ, अगर ये वाला राइट नहीं होता तो लोग अगर धोती कुर्ता पहन के बड़े बड़े सिटीज में चले जाते हैं, मुंबई में, तो लोग उनको देख के हंसते हैं ना कि अरे यार ये तो जीन्स पैंट पहनने के जमाने में धोती कुर्ता पहन के घूम रहा है। हंसेंगे कि नहीं? Sir. हाँ जी। अगर Yes, अगर sir. धोती कुर्ता पहन के कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाता है, मुंबई दिल्ली में, तो लोग उसको देख के थोड़ा हिचकिचाते हैं क्या कि यार ये ऐसे कैसे आ गया, इसको तो जीन्स पहन के आना चाहिए था। दिल्ली के बाहर बोर्ड नहीं दिखा जहाँ पे लिखा था जीन्स पहन के अंदर घुसना है? ऐसा होता है क्या कभी? होता है? होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है। होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि ये फंडामेंटल राइट है, ये हर एक इंसान का राइट है कि उसका जो कल्चर है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है कहीं पे भी जाके। उसका कल्चर धोती कुर्ता पहनना है, वो धोती कुर्ता पहनेगा। उसके कल्चर में अगर लिखा है कि वो हाफ पैंट पहन के घूमेगा तो वो हर जगह हाफ पैंट पहन के घूम सकता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है। Yes, sir. ओके ओके। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज मतलब क्या होता है? रेमिडीज मतलब क्या होता है पता है आपको? हाँ जी। रेमेडी मतलब क्या कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, आप उसको Yes, sir. करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब सोचो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 37 बच्चे हैं ना? नहीं सर, 20 20 है सर का। नॉर्मल क्लास में, वीडियो क्लास में नहीं। नॉर्मल क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 20 है सर। 20 है? यस सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो आपके 20 में से 20 बच्चों में से 2 बच्चे फेल हो गए सपोज इस साल, ठीक है। जो 4 बच्चे वीडियो कॉलिंग पे नहीं आ रहे ना, वो 4 बच्चे मान लो फेल हो गए सपोज, ठीक है। तो अब फेल हो गए, अब उनके लिए हम लोग क्या करेंगे? उनके लिए हम लोग रेमेडियल क्लासेस रखेंगे। मतलब क्या, उनके साथ वो इतना कोप अप नहीं कर पा रहे तो उनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे, ठीक है। तो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब क्या? अगर ऊपर दिए गए जितने जो 5 फंडामेंटल राइट है, ठीक है, एजुकेशनल राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ये सब किसी भी आदमी का अगर ये राइट को मैंने दबा दिया, ठीक है, मैंने किसी भी आदमी के ये राइट्स को दबा दिया तो वो मेरे अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकता है बिना किसी हिचक के। और आपको पता है बहुत बड़ा केस होता है अगर आपने किसी आदमी के फंडामेंटल राइट्स को दबा दिया और उसने कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया, आप केस हार जाओगे। इसलिए किसी भी आदमी के फंडामेंटल राइट्स को नहीं दबाना, किसी भी इंसान पे हंसना नहीं है। किसी रिलीजन को हमें ये नहीं करना है कि हाँ यार तुम माइनॉरिटी में हो, तुम ये हो, तुम वो हो। बॉस तुम अपने हीरो हो, मैं अपना हीरो हूँ, ठीक है। ओके, फंडामेंटल राइट समझ में आ गया सबको? यस Yes, सर। sir. आगे बढ़ते हैं सेक्युलरिज्म। Yes. सेक्युलरिज्म पता है आपको? सेक्युलरिज्म क्या होता है? हाँ जी, सेक्युलरिज्म पता है? किसी ने पढ़ा है सेक्युलरिज्म? आज से पहले बहुत बार पढ़ा होगा, 7th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर मतलब होता क्या है? सर रिलीजन्स पर होता है। सेक्युलर मतलब रिलीजन। सर कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है। अच्छा आप सर वो सेकुलर का मतलब होता है जहाँ पे कोई एक रिलीजन फॉलो नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारे रिलीजन होता है। जहाँ पे कोई एक रिलीजन फॉलो ना हो, बहुत सारे रिलीजन फॉलो हो, और हम किसी भी रिलीजन को अपना नेशनल रिलीजन ना माने, राइट। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर हम बोल रहे हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ हिंदू कंट्री। ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्या है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ पे हम बहुत सारे टाइप के रिलीजन से रहते हैं, ठीक है, और सब लोग Yes, अपना sir. रिलीजन आराम से फॉलो करते हैं। वहीं आप बहुत सारे कंट्रीज में चले जाओ, यूरोपियन कंट्री, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री क्या होते हैं? क्रिश्चियन कंट्रीज होते हैं। मतलब क्या, उनका जो मेन रिलीजन है वो क्रिश्चियन है। वहाँ पे दूसरे रिलीजन के लोग भी रह सकते हैं, बट मेन रिलीजन कौन सा है? क्रिश्चियन होता है। आप गल्फ में चले जाओ, बहुत सारे कंट्री क्या होता है? मुस्लिम रिलीजन होते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। वहाँ पे मेन रिलीजन क्या है? मुस्लिम।
वहाँ पे और रिलीजन भी रह सकते हैं, बट उनका मेन रिलीजन क्या है? इस्लाम। उसमें क्या हुआ, वो कंट्रीज क्या हुआ, सेक्युलर नहीं हुए, राइट? लेकिन हमारा कंट्री क्या है, सेक्युलर है। यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है और सारे रिलीजन भी है, ठीक है? ओके। यहाँ पे कोई एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं कल बैनर लेके खड़ा हो जाऊं कि सब लोग हिंदू बन जाओ, सब लोग मुस्लिम बन जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है वो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। उसे रोकना चाहिए वहीं पे, उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। हाँ जी, आ गया आपका चैप्टर का एंड। ये एंड खत्म हो गया, इतने पे मजा आ गया। हाँ, तो अभी आप लोग का कितना टाइम बचा है? 1 मिनट बचा है। और ये चैप्टर्स है, सॉरी ये एक्सरसाइजेस है, आप लोग को सॉल्व करने हैं खुद से, ठीक है? नोटबुक Okay, में sir. लेके आप लोग को ऊपर से डेफिनेशन लिखने हैं, अपने अपने नोटबुक में ये सब के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। जहाँ पे जो नहीं आ रहा है समझ में, Sir. वो ग्रुप पे डालना है। हाँ जी, सर नोट में लिख कर। नोटबुक बनाया आप लोगों ने? हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का नोटबुक बनाया होगा ना? यस सर। हाँ, तो उसमें क्वेश्चन वाइज जैसे डालो, चैप्टर का नाम डालो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पे नीचे से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है। व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक फेयर भी करना हाँ जी सर, फेयर भी करना पड़ेगा, फेयर भी करना पड़ेगा। फेयर ही करना है, रफ में नहीं हो रहा है। ये आपको आगे तक रखना है। अगले साल जब एग्जाम होगा तो उसमें काम आएगा ये सब, ठीक है सर। ठीक है? लास्ट टाइम जो आपने क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे, याद है कौन से चैप्टर के? ज्योग्राफी के भेजे थे? हाँ जी, उसको भी फेयर कर लेना, फेयर नोटबुक में रखो सबको, ओके? यस सर। चलिए, आप लोग का क्लास खत्म ही हो रहा है, जस्ट खत्म हो गया। अभी ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कहाँ तक? यहाँ तक, 5th तक नहीं, 6th भी है, 6th भी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग को फेयर